तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के YouTube चैनल पर मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी के इस सेशन में जो 6 क्लास का एनसीईआरटी है उसमें हम लोग अभी केंद्रित हैं। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली हमारा देश भारत, इसमें किन किन चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे वो आप एक बार देख ले। सबसे पहले हम लोग अपने देश का परिचय लेंगे, उसके बाद स्थिति, यानी स्थिति का यहाँ पर अर्थ है कि अक्षांश देशांत विस्तार जो है उसके बारे में जानेंगे। फिर भारत के जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी को दो संदर्भ में समझेंगे। हमारे जो स्थलीय पड़ोसी हैं उनके बारे में जानेंगे और जो हमारे समुद्री पड़ोसी हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन है और भौतिक विभाजन है। तो इस टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं। आपको जहां भी समझने में दिक्कत हो आप हमसे बेशक पूछने का प्रयास कीजिएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मानचित्र के थ्रू हम लोग समझेंगे। आज फटाफट आवाज आ रही है, ओके, थैंक यू। तो और साथ में एमसीक्यू भी होगा, जो पिछला क्लास यानी कल का क्लास जो हुआ था उस पर आधारित एमसीक्यू भी होगा। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं और जहां भी आपको दिक्कत हो समझने में आप हमसे पूछने का प्रयास कीजिएगा। कुछ पीपीटी है, कुछ मैं लिख के बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है भारत का भौगोलिक सीमांकन है। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये 6 क्लास के एनसीईआरटी की चीजें हैं। तो 6 क्लास के एनसीईआरटी की चीजें हैं, इसमें कितना अपर स्टैंडर्ड का होगा आप समझ सकते हैं। बहुत डेप्थ नहीं होगा इसमें, लेकिन हम आपको एक बैलेंस अप्रोच बनाते हुए लेके चलेंगे ताकि जो एनसीईआरटी की चीजें दी हुई है आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो भारत के भौगोलिक सीमांकन को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, भारत का एक मानचित्र बना लेना है आप लोगों को भी। और उस मानचित्र के थ्रू हम लोग जितना अध्ययन करेंगे उतना हम शार्पली और क्लियर क्लस्टर के रूप में जानते जाएंगे अपने देश को। तो सबसे पहले क्या है कि भौगोलिक सीमांकन का अर्थ है कि भारत के उत्तर में क्या है कि बेसिकली जम्मू कश्मीर में या अब लद्दाख में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल में नामसा बरवा तक उत्तर में जो हमारी सीमा बनाती है वो किसके द्वारा भौगोलिक सीमांकन है, तो हिमालय श्रेणी बनाती है। भौगोलिक सीमांकन का अर्थ होता है कि वैसी सीमा जो पर्वतों से हो, पठारों से हो, सागरों के द्वारा हो, उसको हम लोग भौगोलिक सीमांकन कहते हैं। तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हम लोग चले जाएंगे तो भारत की जो भौगोलिक सीमा बनती है वो किससे होती है, हिंद महासागर से बनती है। और हिंद महासागर का ही सीमांत या मार्जिनल सागर है पूर्व में। तो पूर्व में भारत की भौगोलिक सीमा जो बनती है वो किससे बनती है, बंगाल की खाड़ी से बनती है, बंगाल की खाड़ी से। और पश्चिम में जो हमारी सागरीय सीमा बनती है वो किससे बनती है, तो पश्चिम की जो सीमा बनती है हमारी वो अरब सागर से बनती है, अरब सागर से। दिशा निर्धारण करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि भारत के बीच में आ जाइए, यहाँ नॉर्थ लिखिए, यहाँ साउथ लिखिए, यहाँ ईस्ट लिखिए और यहाँ पर वेस्ट लिखिए। तो उत्तर में हम लोग बचपन से भी हिंदी के भी कई सारे कहानियों में पढ़े होंगे कि उत्तर में जो है सो हिमालय हमारी रक्षा प्रहरी की भूमिका निभाता है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। तो दक्षिण में भारत की जो सीमा बनती है वो हिंद महासागर से बनती है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में जो है ये अरब सागर है। और इस प्रकार हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया है, वो 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप हम उस भूमि को कहते हैं, थोड़ा थोड़ा पारिभाषिक शब्द भी आप जानते जाए। प्रायद्वीप हम उस भूमि को कहते हैं जो 3 तरफ से सागरों से घिरा हुआ हो और एक तरफ से जिसका
लैंड या स्थल से जुड़ाव हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पश्चिम में अरब सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है और उत्तर में इसका संपर्क जो है मैदानी क्षेत्र से है, शेष भारत से है, इसलिए हम लोग इसे प्रायद्वीपीय भूखंड भी कहते हैं। तो ये भारत का सीमांकन है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की स्थिति। भारत की स्थिति का अर्थ है कि ग्लोब पर जब हम लोग चलेंगे तो ग्लोब पर भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी वो किस तरीके से है और हम उसे किस प्रकार से समझे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, भौगोलिक स्थिति में हम लोग जानेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, और भारत की जो गोलार्धीय स्थिति है वो किस प्रकार की है, इसके बारे में जानेंगे, भारत की गोलार्धीय स्थिति को जानेंगे। तो सबसे पहले भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और गोलार्धीय स्थिति जब हम लोग देखेंगे तो भारत का जो मेन बाउंड्री है इसका विस्तार कहां से है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर, हम उत्तर में ही आ जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश है, और हमारा जो देशांतरीय विस्तार है सबसे पश्चिम में वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट देशांतर से लेके, पूर्व में अरुणाचल के पास जो है वो कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच है। लेकिन अगर हम द्वीप समूह को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारी जो अक्षांशीय विस्तार हो जाती है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक जाती है। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार को आपको दो तरीके से समझना है। एक, जैसे एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है कि यदि प्रश्न आपसे ये हो जाए कि भारत के मेन लैंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो मेन लैंड में हम द्वीप समूह को इंक्लूड नहीं करते हैं। मेन लैंड में भारत का जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। तो ये है। और दूसरा, यदि आपसे पूछेगा कि भारत का जो है सो दक्षिणतम विस्तार, यदि हम द्वीप समूह को शामिल कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप को बंगाल की खाड़ी में, तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से। इस प्रकार जब हम भारत की गोलार्धीय स्थिति को देखते हैं तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। हमारा देश जो है वो कहां पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, क्योंकि हमारा जो अक्षांश है वो पूरी की तरह से नॉर्थ है। चाहे मेनलैंड का लेंगे चाहे द्वीप का लेंगे तो पूरी की पूरी नॉर्थ अक्षांश में है। और देशांतरीय विस्तार के दृष्टिकोण से जो हो जाएगा वो हमारा देशांतर क्या हो जाएगा, तो पूर्वी देशांतर में हम लोग हो जाएंगे, पूर्वी देशांतर में। तो इस प्रकार गोलार्धीय दृष्टिकोण से भारत की जो स्थिति हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर का देश हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच निकली हुई है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश की रेखा कहेंगे। कर्क रेखा के दक्षिण का जो भारत है इसे हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध का भारत कहेंगे। ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। और अभी जो आप टेम्परेचर जोन पिछले क्लासों में पढ़े हैं उसके हिसाब से कर्क रेखा के उत्तर का जो भारत हो जाएगा वो शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध में आ जाएगा। तो ये है। अब यदि भारत की इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम लोग अक्षांश के ऊपर देखेंगे या ग्लोब पर देखेंगे, वर्ल्ड के मैप पर देखेंगे, तो हमें पूरी तरीके से पता चलेगा। जैसे ग्लोब पर यदि हम भारत की स्थिति को लेंगे तो हम जानते हैं कि ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, और ये जो लाइन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा।
तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जिक्र किया है कि 0 डिग्री से उत्तर 90 डिग्री और 0 डिग्री से दक्षिण 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री साउथ और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको हम लोग किस में मापते हैं डिस्टेंस को? तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इधर का जो डिस्टेंस मापते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, सॉदर्न हेमिस्फीयर। ठीक 0 डिग्री से देशांतर से पूर्व की ओर जो डिस्टेंस मापते हैं, इसको हम लोग किस में मापते हैं? तो पूर्वी देशांतर में मापते हैं। और इससे इधर का जो डिस्टेंस मापते हैं 180 डिग्री तक, इसको हम लोग किस में मापते हैं? तो पश्चिमी देशांतर में मापते हैं। अब जो भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को हम लोगों ने पढ़ा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट मेनलैंड का आप सपोज दैट मान लो कि ये 8 डिग्री नॉर्थ है, इसको आप मान लो कि ये 37 डिग्री नॉर्थ है, इसको आप मान लो कि ये 68 डिग्री ईस्ट देशांतर है, और इसको आप मान लो कि ये 97 डिग्री ईस्ट देशांतर है। तो ये जो हो जाएगा ग्लोब पर भारत का लोकेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो भारत का लोकेशन ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, या फिर 6 डिग्री जो द्वीप वाला बताया वहां से लेके 37 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और 68 डिग्री, चूंकि दोनों पूर्व में है तो 0 से 68 डिग्री पूर्व में हम लोग हैं, तो 68 डिग्री से 97 डिग्री, यानी ये प्रॉपर भारत का ज्योग्राफिकल लोकेशन है मैप पर। जिसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर में है और पूर्वी देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर का देश है। यहां तक क्लियर है सभी का? कोई डाउट? यहां तक क्लियर सभी का? आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब है भारत के पड़ोसी। तो भारत के पड़ोसी को जैसे मैंने आपको बताया कि 2 तरीके से आपको समझना है। एक हमारा लैंड पड़ोसी है और एक जो है हमारा वो क्या है? समुद्री पड़ोसी है। तो अभी हम लोग भारत के पड़ोसी के रूप में किसमें जानने जा रहे हैं? भारत के स्थलीय पड़ोसी को जानने जा रहे हैं कि हमारे स्थलीय पड़ोसी कौन है। और यहां से प्राय एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम और यदि पश्चिम की ओर ले लेंगे तो ये पाकिस्तान हो जाएगा यहाँ पे, और पाकिस्तान से जो है सो यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो ये यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान है। ये जो देश हो जाएगा यहाँ पर पाकिस्तान है। यहाँ पर जो अवस्थिति है वो किसकी हो जाएगी? नेपाल की अवस्थिति है। ये प्रॉपर चीन का एरिया हो जाएगा। ये आप जानते हैं कि भूटान का एरिया है। यहाँ पर हमारे देश के साथ जो सीमाएं हैं वो म्यांमार की है, और यहाँ पर जो देश है वो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश है। तो सबसे पहला भारत के स्थलीय पड़ोसी में आप ये याद रखेंगे कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, हमारी जो स्थलीय सीमा है ये कितने देशों के साथ है? तो 7 देशों के साथ हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 7 देश कौन कौन से हैं? एक पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा चीन है, चौथा नेपाल है, 5वां भूटान है, 6ठा म्यांमार है, और 7वां कौन सा है? बांग्लादेश है। तो 7 देशों के साथ जो है हमारी देश के इंटरनेशनल बाउंड्री लगे हुए हैं। ये जो हमारी स्थलीय सीमा है, इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? तो कुल लंबाई इस स्थलीय सीमा की 15,200 किलोमीटर, यानी गुजरात के इस कच्छ ऑफ रण से लेके और फिर जो राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूरे यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक आ जाएंगे। तो जो हमारा लैंड बाउंड्री है वो बेसिकली क्या है कि 15,200 किलोमीटर। और ये जो 15,200 किलोमीटर है 7 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसमें आप लंबाई के क्रम में जाएंगे, यानी सबसे लंबी सीमा हमारी किन देश के साथ है? तो लंबाई में जो क्रमशः सीमा है, यहां पर आपको एक कोड बताते हैं जिसको आपको याद रखना है। वो कोड है बचपन में MBA। क्या करना है आपको? बचपन में MBA।
ये लेंथ के अनुसार हमारे देश की सीमा है इंटरनेशनल बाउंड्री। तो यहां पर बॉ से क्या हो जाएगा, इस बॉ से आपको समझना है बांग्लादेश, यानी हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद चीन का स्थान है, उसके बाद तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के साथ हमारी लंबाई की सीमा है, चौथे स्थान पर नेपाल के साथ हमारी सीमा है, फिर उससे किसका हो जाएगा M4, यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा, फिर उसके बाद जो छोटी सीमा है वो B4 भूटान हो जाएगा, और A से क्या हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। तो बचपन में MBA आप कोड याद रखेंगे तो आपको ये गलत नहीं होगा, लंबाई के हिसाब से हमारी जो लंबी सीमा देश की है वो हो जाएगी। तो कोड क्या है, बचपन में MBA, यहाँ B4 बांग्लादेश, चौ से चीन, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, MBA म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है जो लगभग 4096 किलोमीटर है, आपको पता होगा। और अंतरराष्ट्रीय तौर पर देखेंगे तो ये पांचवी सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री मानी जाती है, वर्ल्ड की पांचवी सबसे लॉन्गेस्ट स्थलीय बाउंड्री मानी जाती है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किन देशों के साथ किस किस भारतीय राज्य की सीमा लगी हुई है। तो किन देशों के साथ किस किस भारतीय राज्य की सीमा लगी हुई है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा आप भी मानचित्र ड्रॉ कीजिए। और मानचित्र के सहारे यदि आप समझेंगे कि भारत का जो लैंड बाउंड्री है वो किन किन देशों के साथ और उससे संलग्न राज्य कौन है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न प्रायः एग्जाम में आते हैं, तो फिर क्या होगा कि ऐसे प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहां पर पूरे बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब पाकिस्तान है, यहां पर जो हो जाएगा अफगानिस्तान है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारी जो बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ, जो सबसे छोटी सीमा है, तो अफगानिस्तान के साथ अब भारतीय संघ शासित प्रदेश किसकी सीमा है, लद्दाख की सीमा है, लद्दाख की सीमा है। जम्मू कश्मीर का नहीं होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यहां पर इस तरीके से आ चुका है, ये पूरा का पूरा लद्दाख का है। तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है वो केवल किसके साथ है, लद्दाख संघ शासित प्रदेश के साथ है। दूसरा उसके नीचे आप आ जाएंगे तो पाकिस्तान के साथ जो भारत के राज्य या संघ शासित प्रदेश की सीमा है वो किसका किसका हो जाएगा, तो पाकिस्तान के साथ आप लद्दाख भी रखेंगे, लद्दाख की सीमा है, लद्दाख संघ शासित प्रदेश। लद्दाख के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की सीमा है, जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो है पंजाब की सीमा है, और पंजाब के बाद जो है यहाँ पर राजस्थान की सीमा हो जाएगी इस तरीके से, और फिर गुजरात के। अब तीसरे स्थान पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर चीन है, तो चीन के साथ किस किस भारतीय राज्य की सीमा हो जाएगी, यहाँ पर लद्दाख का होगा। ये याद रखेंगे कि चीन के साथ जम्मू कश्मीर की सीमा नहीं होगी, लद्दाख का है, हिमाचल का होगा, हिमाचल प्रदेश का होगा क्योंकि यहाँ पर हिमाचल है, ये लद्दाख है। फिर इसकी सीमा किसके साथ होगी, तो उत्तराखंड के साथ है। उत्तराखंड के बाद आप आ जाएंगे तो चीन की सीमा किसके साथ होगी, यहाँ पर टो पर सिक्किम के साथ है, सिक्किम के साथ। और सिक्किम के बाद ये सीमा और किसके साथ होगी, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ है, अरुणाचल के साथ। तो 5 भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा किसके साथ है, चीन के साथ है। लद्दाख की है, हिमाचल प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, सिक्किम की है, और अरुणाचल राज्य जो है चीन के साथ लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं। नेपाल के साथ किसकी किसकी सीमा होगी, तो नेपाल आपने पिछले मैप में देखा है, पेज में कहां पर है, यहां पर उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। तो नेपाल के साथ जो सीमा है वो किसकी है, उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के बाद किसकी है, यूपी भी है इनके साथ,
यूपी के बाद जो नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं वो बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल की सीमा है, और फिर सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा शेयर करता है। तो ये हो गया नेपाल के साथ। यहां पर भूटान है, तो भूटान के साथ आप देखोगे कौन कौन सीमा शेयर करते हैं। ये यहां पर कौन सा राज्य है? भूटान है, हिमालय के गोद में बसा हुआ। तो भूटान के साथ जो सीमा शेयर करने वाले भारतीय स्टेट हैं कौन सा हो जाएंगे? यहां पर सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल, 4 राज्य। यानी कि भूटान के साथ भारतीय राज्यों में सिक्किम सीमा शेयर करते हैं, सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल भी सीमा शेयर करते हैं, फिर इनके साथ असम सीमा शेयर करते हैं, और फिर अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा शेयर करते हैं भूटान के साथ। यहां म्यांमार है, तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा शेयर करते हैं। सबसे पहले कौन होंगे म्यांमार के साथ? अरुणाचल प्रदेश सीमा शेयर करते हैं। अरुणाचल के दक्षिण में आ जाएंगे तो नागालैंड है, नागालैंड के दक्षिण में चले जाएंगे तो मणिपुर है, और मणिपुर के दक्षिण में चले जाएंगे तो फिर कौन सा राज्य है? मिजोरम है। ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा शेयर करते हैं। और यहां पर कौन सा देश है भारत के लैंड बाउंड्री से लगा हुआ? तो यहां पर जो देश है उसको हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ सीमा कौन शेयर करेंगे? तो वेस्ट बंगाल करेंगे। वेस्ट बंगाल के साथ असम भी करते हैं सीमा शेयर, असम के साथ मेघालय करेंगे सीमा शेयर, मेघालय के साथ जो है त्रिपुरा करेंगे सीमा शेयर, और त्रिपुरा के साथ जो मिजोरम है भारतीय राज्य, मिजोरम भी बांग्लादेश के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ये ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो भारत की लैंड बाउंड्री है उसमें कौन कौन से जो देश हैं सीमा के साथ हैं वो आप देखिए। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और सर क्रीक के पास जो दलदलीय क्षेत्र है गुजरात भी, तो गुजरात। नेपाल के साथ कौन सीमा शेयर कर रहे हैं? उत्तराखंड कर रहे हैं, यूपी कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। और म्यांमार के साथ कौन सीमा कर रहे हैं? अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो भारत के राज्य हैं इनसे सीमा बनती है इंटरनेशनल बॉन्ड। इसको यदि आप काउंट करेंगे तो 2 संघ शासित प्रदेश, एक लद्दाख अभी के हिसाब से और दूसरा जम्मू कश्मीर, ये 2 संघ शासित प्रदेश हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री निर्मित करते हैं। ये स्टेटमेंट करके आ सकता है। और राज्य कितने हो जाएंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक बार आप काउंट कर लेना कि कौन कौन से राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके पीछे वाले पेज पर हम आपको बताए हैं कि जो हमारा लैंड बाउंड्री है, स्थलीय सीमा है, वो 7 देशों के साथ है। कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। लंबाई के क्रम में बचपन में MBA याद रखना है। सभी का लोकेशन आपको दिखा दिया है। ये पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, ये नेपाल, ये चीन, ये भूटान, ये म्यांमार और ये बांग्लादेश। और फिर इस पेज पर जो लैंड बाउंड्री है और उसके साथ जो भारतीय राज्य सीमा शेयर करते हैं वो। इस तरीके के प्रश्न स्टेट PCS में बहुत पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो कुल मिला के कितने राज्य हैं? 2 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे, और स्टेट आप गिनेंगे तो 15 स्टेट बनते हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज और 15 स्टेट ऐसे हैं जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। भारत का जो टाइम है वो नहीं बताएं, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने उस पर चर्चा किया है इसीलिए। और आप जानते हैं सारे 82 डिग्री से निर्धारित है।
क्लियर है सभी का? धीरज कुमार आपका नेम लिए हैं। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब इतना छठे एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप इसको जानते चलिए तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट है, अब वो जो आपने देखा है इसको आप इस डायग्राम पर भी देख लीजिए। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये अफगानिस्तान हो जाएगा, ये ईरान है, यहाँ पे ये ईरान हो जाएगा, चाइना दिया हुआ है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश। तो ये भारत का लोकेशन और जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं ये इस तरीके से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत के समुद्री पड़ोसी। तो भारत के जो समुद्री पड़ोसी हैं वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से हैं वो आप ध्यान से देखिए। तो भारत के समुद्री पड़ोसी की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, श्रीलंका की चर्चा होती है। तो यहां पर एक देश हो जाएगा, जो कौन हो जाएगा आप इसको समझेंगे, ये श्रीलंका है। तो भारत के समुद्री पड़ोसी के हिसाब से देखेंगे तो तीन ऐसे देश हैं जिनसे हमें समुद्री पड़ोसी कहते हैं। एक हो जाएगा श्रीलंका, दूसरा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, मालदीव दूसरा समुद्री पड़ोसी हमारा है। और तीसरा जो हमारा समुद्री पड़ोसी है वो कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो श्रीलंका जो है ये बेसिकली क्या है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी है। ये क्या है, सबसे निकटतम है, ये सबसे निकटतम है, समुद्र में हमारा सबसे निकटतम है। और ये बेसिकली क्या है कि पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा। तो पाक जल संधि जो है ना यहां पर है, ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, पाक जल संधि के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे, अलग होते हैं। तो पाक जल संधि जो है जोड़ता किसको किसको है, तो पाक जल संधि जो है वो पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया है कि हम लोग जल संधि किसको कहेंगे। तो आपको याद होगा जल संधि जल का एक नैरो क्षेत्र होता है जो दो लैंडमास को अलग करता है, दो बड़े भूभाग को अलग करता है और दो बड़े जलीय क्षेत्र को जोड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि। आप थोड़ा सा मैप पर आएंगे, ये एरिया जो हो जाएगा ये कौन सा एरिया है, बंगाल की खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी का। तो ये यहां पर हो जाएगा पाक जल संधि और यहां पर ये जो एरिया है सागर का इसको हम लोग कहेंगे पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक। तो ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और भारत श्रीलंका को अलग करता है। यहां पर जो एक खाड़ी है इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कहते हैं, यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच क्या है, एक ब्रिज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडम ब्रिज कहते हैं, राम सेतु जिसको आप कहते हैं उसी को एडम ब्रिज कहते हैं या इसको हम लोग क्या कहते हैं, राम सेतु कहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से समझ लेंगे कि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच जो है एडम ब्रिज है, राम सेतु है, जो भारत के रामेश्वरम द्वीप में एक जगह है जिसका नाम है धनुषकोटी। भारत के रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के तलई मनार तक वो विस्तृत है, तो याद रखेंगे। तो समुद्र में भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी श्रीलंका है, जो बड़े तौर पर कहेंगे तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग है। पाक जल संधि जो है
भारत और श्रीलंका को अलग करता है और पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच ये जो मैंने लाइन लिया है इसको आप समझोगे। मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच एडम ब्रिज है, राम सेतु अवस्थित है। और ये राम सेतु कहां से कहां तक है? तो यहां पर रामेश्वरम द्वीप है। तो भारत के रामेश्वरम द्वीप से शुरू होकर श्रीलंका के तलई मनार तक जो है वो अवस्थित है। ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव जो है कहां पर हो जाएगा? ये हमारा जो द्वीप समूह है इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर में अवस्थित लक्षद्वीप है। तो यहां पर जो जल का क्षेत्र है ना, इसको हम लोग कहते हैं 8 डिग्री चैनल कहते हैं। जिस तरीके से आप देखो, एक चीज और बता देते हैं, जल संधि हो, जल डमरू मध्य हो, जल संधि हो, जल डमरू मध्य हो, चैनल हो या फिर पासेज हो, ये सभी समानार्थी हैं, बहुत इसमें अंतर नहीं है। जिस तरीके से जल संधि दो जलीय क्षेत्र को जोड़ते हैं और दो लैंडमास को अलग करते हैं, ठीक उसी तरीके से चैनल के बारे में भी आप समझेंगे। तो यहां पर 8 डिग्री चैनल है और इस 8 डिग्री चैनल के दक्षिण में यहां पर एक देश है जो हिंद महासागर के कटक पर अवस्थित है, इसको हम लोग कहते हैं मालदीव। तो मालदीव जो है ये भारत के लक्षद्वीप समूह और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है, जिसके द्वारा हम यहां पर सेपरेट होते हैं। तो हम मालदीव से किससे अलग होते हैं? लक्षद्वीप समूह और मालदीव के बीच 8 डिग्री जलीय क्षेत्र है, जिससे लक्षद्वीप और मालदीव अलग होते हैं। तो मालदीव से किससे हम अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं, 8 डिग्री चैनल के द्वारा। और 8 डिग्री चैनल के द्वारा जो अलग होते हैं, बेसिकली कौन अलग होता है? तो हमारा जो लक्षद्वीप है वो 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। अब तीसरा जो हमारा समुद्री देश है पड़ोसी, वो कौन सा है? यहां पर आप आ जाओगे ना, तो यहां पर बेसिकली जो द्वीपों का कुछ समूह है ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहां पर अवस्थित है। तो इंडोनेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप के बीच एक जलीय क्षेत्र है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रांड चैनल कहते हैं, ग्रांड चैनल कहते हैं, ग्रांड चैनल कहते हैं। तो और ये जो हमारा द्वीप समूह है, जो आप डॉटेड डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये कौन सा द्वीप है हमारा? तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान और निकोबार आइलैंड है। तो इंडोनेशिया भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप चैनल से किससे अलग है? ग्रांड चैनल से अलग है, ग्रांड चैनल से अलग है। तो भारत के समुद्री पड़ोसी को एक बार फिर से आप समझ लें, श्रीलंका सबसे निकटतम पड़ोसी है, जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से सेपरेट होता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है तथा पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। यहां पर पाक जल संधि है, ये मन्नार की खाड़ी है। दूसरा जो हमारा समुद्री पड़ोसी है वो मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह से 8 डिग्री चैनल से अलग है, ये जो है मालदीव का एरिया है। तीसरा जो समुद्री देश है वो इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया और भारत के बंगाल खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह अंडमान निकोबार के बीच जो जलीय क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रांड चैनल कहते हैं। ग्रांड चैनल के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। अब यहां पर एक नोट करके आपको याद रख लेना है, हालांकि आगे की कक्षा में भी होगा, लेकिन आपको नोट करके एक पॉइंट याद रख लेना है कि 3 ऐसे देश हैं, 3 देश ऐसे हैं, 3 देश ऐसे हैं, 3 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी, 3 देश ऐसे हैं जिनसे हमारी क्या बनती है? जिनसे हमारी स्थलीय, जिनसे हमारी स्थलीय और जलीय सीमा बनती है, यानी कि लैंड बाउंड्री भी इनके साथ है और सी बाउंड्री भी इनके साथ है। तो ये 3 देश कौन कौन से हैं जिनसे हमारी जलीय और स्थलीय सीमा बनती है?
तो इसमें एक हो जाएंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारा लैंड बाउंड्री भी है और अरब सागर में समुद्री सीमा भी है। दूसरा हो जाएगा बांग्लादेश, जिनके साथ हमारा लैंड बाउंड्री भी है और बंगाल की खाड़ी में हम समुद्री सीमा को भी शेयर करते हैं। और तीसरा हो जाएगा म्यांमार, तो म्यांमार के साथ हमारा लैंड बाउंड्री भी है और हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ जो है इनसे सीमा भी शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री। बेसिकली यहां पर म्यांमार के और भारत के बीच में एक पासेज है जिसको हम लोग कहते हैं कोको पास कहते हैं, कोको पास कहते हैं। ये जो कोको पास है किसके किसके बीच है, तो ये कोको पास उत्तरी अंडमान में हमारा एक द्वीप है, उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में लैंडफॉल द्वीप है एक, उत्तरी अंडमान में लैंडफॉल, उत्तरी अंडमान में लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य है, म्यांमार के कोको द्वीप, म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य है, कोको द्वीप के मध्य है। तो ये तीन ऐसे मुल्क हैं जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री भी है और समुद्री सीमा भी है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तीन ऐसे देश हैं जिनसे पूरी तरीके से समुद्री सीमा है, यानी कि वो मालदीव है, श्रीलंका है और इंडोनेशिया है। और लैंड बाउंड्री हमने देखा है कि 7 जो देश हैं उनसे हमारी लैंड बाउंड्री बनती है। तो यहां तक सभी का क्लियर है, इसमें कोई डाउट? क्लियर है सभी का? नेपाल से हमारी लैंड बाउंड्री है क्या श्रवण कुमार जी? नेपाल से हमारी लैंड बाउंड्री है, समुद्री सीमा नेपाल से नहीं है ना। भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जिनसे हमारी समुद्री सीमा नहीं है। क्लियर है सभी का? कोई डाउट? बढ़े आगे। ओके, थैंक यू। अब ये जो हमारे भारतीय राज्य हैं तो इसमें है तो बताने के लिए इसमें बहुत सारा चीज, लेकिन 6 क्लास के एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ नहीं है, परिचयात्मक चीजें हैं। तो उसी तरीके से हम थोड़ा सा कुछ और आपको एक्स्ट्रा इनपुट देते हुए बताते जाते हैं। लेकिन जब आप अगले क्लास में और अपर वाले क्लास के एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तो इसमें और सारी चीजें आएंगी, और सारी चीजें आएंगी। अब ये जो भारत है, इस भारत का क्षेत्रफल कितना है ये आप सभी को पता होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 या 64 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वो लिखा हुआ है। क्लियर है? तो अब जो हमारा देश है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यह विश्व के कुल भूभाग का, विश्व के कुल भूभाग का कितना है? विश्व के कुल भूभाग का केवल 2.42% है। विश्व के कुल भूभाग का हमारे पास कितना भूखंड है? तो 2.42% है। लेकिन हमारी जो जनसंख्या है, हम विश्व के कुल आबादी का कितना रखे हुए हैं? विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला हम देश हैं। विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश। चीन के बाद जनसंख्या के मामले में हमारा स्थान जो है वो दूसरा आ जाता है। तो हमारे पास वर्ल्ड के कुल भूभाग का केवल 2.42% जमीन है, लेकिन हम विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या रखे हुए हैं। कितनी जनसंख्या है हमारी? तो विश्व की लगभग 17.50% जनसंख्या हम लोग रखे हुए हैं। इसलिए आप समझो कि ये जनसंख्या और भूमि का संतुलन जो है वो बहुत हद तक सही नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है। अब इसमें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहां पर राजस्थान है।
राजस्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। सही है ना, सबसे बड़ा है। मैप पर देखो, और यहां पर एक छोटा सा स्टेट है गोवा। गोवा सबसे छोटा हो जाएगा। ये कौन सा स्टेट है? गोवा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गोवा जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा, यहां से कई बार पूछेगा, ये प्रश्न पूछने लायक है कि विश्व के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत लैंडमास हमारे पास है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है सभी का? कोई डाउट इसमें तो आप पूछ सकते हैं। इतना इसमें भारत के परिचय में दिया हुआ था, ठीक ना। अब थोड़ा सा फिजिकल डिवीजन के बारे में दिया हुआ है जो हमें जानना है। तो आइए हम आपको वहां पर लिए चलते हैं। भौतिक विभाजन। तो भौतिक विभाजन वैसे ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन छठे के एनसीईआरटी के 6 क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को समझाना है तो आप उस हिसाब से समझिए। भौतिक विभाजन का अर्थ है, हम भौतिक विभाजन को एक तरीके से भारत के प्राकृतिक प्रदेश भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? भारत के प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। नेचुरल रीजन भी आप इसे कह सकते हैं। तो भारत को 6 प्राकृतिक या भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया। उसमें एक है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह और छठा है मरुस्थलीय मैदान। तो भारत की जो भूआकृतिक संरचना है, भारत की जो उच्चावाचीय विशेषता है, उसके आधार पर, यानी कि भूआकृतिक संरचना और उच्चावाचीय विशेषता के आधार पर, तो भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन का अर्थ होता है कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना और उच्चावाचीय विशेषता है उसके आधार पर, भारत में जो पाए जाने वाले स्थलाकृतियां हैं उसके आधार पर भारत को 6 प्राकृतिक या भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। जिसमें एक है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह और छठा है मरुस्थलीय मैदान। अगर हम इसको मानचित्र पर देखने का प्रयास करेंगे इस भौतिक प्रदेश को, तो यहां से ये एरिया बंद हो जाएगा और जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। ये हो जाएगा, ये पश्चिमी सीमा हो जाएगी, ये जो है सो मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, यहां से ये तटीय सीमा हो जाएगी, ये भी यहां से पश्चिम तटीय मैदान हो जाएगा, ये प्रायद्वीप हो जाएगा, ये हमारा द्वीप समूह है। तो भारत को जो 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है उसमें आप देखो कि जिसमें हम ये रेड कलर भर रहे हैं ये मरुस्थलीय मैदान को व्यक्त करता है, हम लिख भी देंगे आगे चलकर। जिसमें हम ग्रीन कलर फिल कर रहे हैं ये उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश को दिखा रहा है कि हमारे यहाँ उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश कहां कहां पर है, ये इसको व्यक्त कर रहा है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश को। फिर जिसमें हम ब्लू कलर डाल रहे हैं उसको आपको समझना है कि वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में आप यहां से आ जाओगे, जो क्रॉस वाला डायगोनल लाइन हम ले रहे हैं ये एक तरीके से प्रायद्वीपीय भारत को व्यक्त करता है। मेघालय पठार यहां पर है, ये भी प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है। और बीच में एक और कलर ले रहे हैं जो तटीय मैदान और द्वीप समूह सबको व्यक्त करेगा। तो एक येलो कलर ले लेते हैं जो यहां से शुरू करेंगे तो ये पूर्वी तटीय मैदान को व्यक्त करता है,
ये भी तटीय मैदान का एरिया हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको मानचित्र पर समझना है, और मानचित्र पर जब आप समझेंगे तो ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया है इसको हम लोग कहते हैं, ये है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। क्या है ये है उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश। ये जो ग्रीन कलर वाला है इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट माउंटेन रीजन कहेंगे इसको। जो सफेद वाला भाग है ना इसको हम लोग कहेंगे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। ये हो जाएगा मध्यवर्ती मैदान है। ये क्या है? मध्यवर्ती मैदान है। ये जो हो जाएगा ये मरुस्थलीय मैदान का क्षेत्र हो जाएगा, जो पश्चिमी राजस्थान में है, मरुस्थलीय मैदान हो जाएगा। ये जो हमारा मैदान है इसको हम लोग कहेंगे पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, पश्चिम तटीय मैदान है ये। ठीक उसी तरीके से ये जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी मैदान है लेकिन इसको पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। ये जो हो जाएगा ये हमारा द्वीप समूह है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अभी आपको बताया हूं कि ये जो है ये लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। और फिर ये जो हमारा आइलैंड है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है। और जो डायगोनल लाइन है ये बेसिकली क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया को ये व्यक्त करता है। तो ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली जो डायगोनल लाइन है वो किसको व्यक्त करता है, तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया हो जाएगा। तो हम पूरे के बारे में आपको बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक इसको सुनिए, जहां भी आपको दिक्कत हो उसके बारे में आप हमसे पूछिएगा, लेकिन पहले मुझे सुन लीजिए और फिर उसके बाद आप। तो जैसे पहले बताया कि भारत की जो भूआकृतिक संरचना है, जो भूगर्भिक विशेषता है, जो उच्चावाचीय स्वरूप है, इसके आधार पर भारत को 6 भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेशों में रखा गया है। इसमें एक है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश जो ग्रीन कलर से आपके मैप पर है, दूसरा है मध्यवर्ती मैदान जो लिखा हुआ है, व्हाइट छोड़ दिया गया लेकिन ब्लैक कलर से लिखा हुआ, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत जो ब्लू कलर का एरिया है, चौथा है तटीय मैदान जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, पश्चिम तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, और छठा है मरुस्थलीय मैदान जो हमें पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इन सब जिलों में मिलता है। इसमें उत्तर पूर्व का जो पर्वतीय प्रदेश है बेसिकली ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को व्यक्त करता है। और ये जो उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश है इसमें हिमालय प्रदेश, हिमालय, और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पहाड़ियों का समूह है अरुणाचल से लेके मिजोरम तक, त्रिपुरा तक, जिसको हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं। तो उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ी शामिल है, जिसका विस्तार लद्दाख संघ शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम, कुछ पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में इसका विस्तार है। जो मध्यवर्ती मैदान है इसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, जो उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भूखंड के बीच अवस्थित है। तो मध्यवर्ती मैदान जो है उत्तर में उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भूखंड के बीच अवस्थित है, जिसका विस्तार पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, एनसीआर यानी दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, असम तक जो है इसका विस्तार है मध्यवर्ती मैदान का।
तीसरा जो है प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीप का अर्थ आपको बताया था कि प्रायद्वीप का अर्थ होता है वह भूखंड जो तीन तरफ से सागरों से घिरा हो और एक तरफ लैंड से जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं या पेनिनसुला कहते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका विस्तार जो है कई राज्यों में है, यानी राजस्थान में भी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ यहाँ पर जो मेघालय है, मेघालय पठार इज द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो ये सारे राज्य जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। ये तीसरा भूखंड है हमारा। चौथा तटीय मैदान है। तो हमारे यहाँ दो प्रकार के तटीय मैदान है, एक पूर्वी तटीय मैदान है और दूसरा पश्चिम तटीय मैदान। तो पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में बंगाल डेल्टा से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो ये एरिया है इसको हम लोग पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरीके से पश्चिम तटीय मैदान जो है उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो एरिया है ये पश्चिम तटीय मैदान है। हालांकि इसको और जब बड़े क्लास में आप जाएंगे और डिटेल्स आपको बताएंगे, गुजरात के तटीय मैदान को भी शामिल करेंगे। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसका विस्तार किन किन राज्यों में हो जाएगा, बंगाल में हो जाएगा, उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा और तमिलनाडु में होगा। और पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार कुछ गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक और फिर केरल जैसे राज्यों में हो जाएगा। पांचवा जो हमारा भूभाग है वो द्वीप समूह है। तो बड़े तौर पर देखा जाए तो जब हम लोग द्वीप का अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार से अध्ययन करते हैं, एक बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप और एक अरब सागर में अवस्थित द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीपों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रमुख है, जबकि अरब सागर में अवस्थित द्वीपों में क्या है, लक्षद्वीप समूह प्रमुख है। ये जो लक्षद्वीप समूह है ये प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। कई बार एग्जाम में पूछता है इस तरीके से, लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। और प्रवाल द्वीप का जो फॉर्मेशन होता है ये महासागर में एक जीव पाए जाते हैं जिनका नाम है पॉलिप। तो महासागर में पाए जाने वाले पॉलिप नामक जीवों के हार्मांस अस्थि पंजर के समेकन से और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार के द्वीपों का फॉर्मेशन होता है। तो लक्षद्वीप समूह जो है ये कोरल आइलैंड का उदाहरण है। और छठा जो हमारे यहाँ भूभौतिक प्रदेश है वो मरुस्थलीय मैदान है, डेजर्ट है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में या अरावली के पश्चिम में अवस्थित है। तो ये भारत के जो है प्रदेश है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जो आपको जानना है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर प्राचीनता के दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे भारत के भूखंड को प्राचीनता के दृष्टिकोण से, तो प्राचीनता के दृष्टिकोण से सबसे जो हमारा पुरातन भूखंड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। मुख्य भूखंडों में सबसे पुरातन जो होगा वो कौन सा होगा, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश यानी जो हिमालय है ये इसके बाद का है, उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। और तीसरे स्थान पर हो जाएगा मध्यवर्ती मैदान, जो प्लिस्टोसिन काल का मैदान है, मध्यवर्ती मैदान का। तो प्राचीनता के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत होगा। देन आफ्टर उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय शामिल है, और उसके बाद मध्यवर्ती मैदान का फॉर्मेशन हुआ है नदी के जलोढ़ से। यहां तक सभी का क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो थोड़ा थोड़ा जो आपको जानना है, कुछ कुछ दिया हुआ है उसको आपको बताएंगे। आगे भारत का भूगोल 9 क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 9, 11th, 12th में भी आपको आर्थिक भूगोल पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है सभी का? यहां तक जितना समझाया क्लियर है? ओके, थैंक यू।
तो अब इन सभी के बारे में थोड़े थोड़े आपको जानने हैं कुछ इंट्रोडक्टरी करके। तो पहला जो भारत का भौगोलिक प्रदेश है वो क्या है? उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर पूर्व का जो पर्वतीय प्रदेश है इसको समझने के लिए आप एक छोटा सा डायग्राम बनाइए। जितना मैं बनाता हूं उतना ही, ज्यादा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उत्तर पूर्व का जो पर्वतीय प्रदेश है ना, मेनली इसमें हम लोग किसको अध्ययन करते हैं? हिमालय को। तो इसमें तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ग्रेटर हिमालय है, मध्य हिमालय है और फिर शिवालिक हमें मिलता है। इधर का जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये होगा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। ये जो रेंज है ये होगा ग्रेटर हिमालय का रीजन। ये जो रेंज है ये होगा मध्य हिमालय का, और ये जो होगा ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय का रीजन। तो उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसके अंतर्गत हम लोग हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ी का अध्ययन करते हैं। तो जो हिमालय है इसमें तीन प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। ग्रेटर हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक है। जो ग्रेटर हिमालय है ये बेसिकली क्या है कि इसमें संसार की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी अवस्थित है। संसार की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी अवस्थित है। संसार की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है इसमें, यानी कि इसी पर्वतीय चोटी में या इसी में आपको यहां पर मिलेगा। जो अरुणाचल की सीमा पर है ये हो जाएगा नामचा बारबा। यहां पर कौन सा है? नामचा बारबा है। और अब यहां पर लद्दाख संघ शासित प्रदेश में ये माउंटेन पीक हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। तो हिमालय में नंगा पर्वत से नामचा बारबा तक जो ग्रेटर हिमालय का रेंज है इसमें संसार की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी, यहाँ पर नामचा बारबा, यहाँ पर कंचनजंगा, यहाँ पर मकालू, यहाँ पर एवरेस्ट। फिर जो है नेपाल में आप जाएंगे तो गौरी शंकर, धौलाधर। उत्तराखंड में जाएंगे तो कई सारे माउंटेन रेंज है, जैसे त्रिशूल है, कामेत है, बद्रीनाथ है। हिमाचल में सीला पर्वत है और जम्मू लद्दाख में नंगा पर्वत है। तो विश्व की जो सर्वोच्च पर्वतीय चोटियां हैं वो इसी में अवस्थित। हिमालय शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो हिमालय का क्या अर्थ होता है? हिम जोड़ालय। जो हिम का घर है, बर्फ का घर है, उसको हम लोग हिमालय कहते हैं। हिमालय के दक्षिण में जो मध्य हिमालय की श्रृंखला है, मध्य हिमालय को हम लोग हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। किसको हिमाचल हिमालय कहते हैं? तो जो मिडिल हिमालय का रेंज है इसे हिमाचल हिमालय। और सबसे दक्षिण जो है आपको पता ही है शिवालिक हिमालय कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ईस्ट में नामचा बारबा से लेकर वेस्ट में नंगा पर्वत तक ये है। इतना ही इसमें हिमालय के बारे में दिया हुआ है। ग्रेटर हिमालय को जो है बेसिकली एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिमाद्री। हिमाद्री का क्या अर्थ होता है? क्लियर है? तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा जो भूभौतिक प्रदेश है वो क्या है? मध्यवर्ती मैदान है। मध्यवर्ती मैदान, ये जो दूसरा भूभौतिक प्रदेश है भारत का जिसको मध्यवर्ती मैदान कहते हैं। और विस्तार किन किन राज्यों में है ये तो आपको बता ही दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा एक डायग्राम से इसको समझ लो तो ज्यादा बेहतर होगा। मध्यवर्ती मैदान का यदि ऑल ओवर आप देखोगे तो ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। लेकिन अब सिंधु नदी का जो अधिकांश मैदान है वो कहां पर चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है।
तो यहां से आप इस लाइन को शिवालिक रेंज मान लो और इसको बंद कर दो। ये शिवालिक रेंज हो गया, जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम रेंज है। तो ये कौन सा रेंज हो गया आपका? शिवालिक। दिस इज शिवालिक। और यहां से आप मान लो कि दिस इज इंडो गैंगटिक प्लेन। तो ये जो हो जाएगा ना, इसको हम लोग कहेंगे ये एरिया है मध्यवर्ती मैदान का, ये मध्यवर्ती मैदान है। तो इसको ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो गंगा और उसकी सहायक, ये आप समझ लो गंगा नदी है, ये उसकी सहायक, पीछे से यमुना भी आएगी, इसमें मिल जाएगी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जाएगी और यूं कर्ण होते ऐसे। और यहां पर यदि आप बड़े तौर पर इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हो तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहां से सिंधु नदी ऐसे पाकिस्तान में आती है और सिंधु के सहायक के रूप में यहाँ पर चेनाब, फिर ये झेलम है, फिर यहाँ से राबी, फिर यहाँ से सतलज, ठीक ना, और सतलज की सहायक के रूप में ब्यास। यहाँ पर बीच में अरावली रेंज हो जाएगा, ये जो हो जाएगा अरावली रेंज है। तो ये जो मध्यवर्ती मैदान है बेसिकली, जिसमें हम ब्लैक डॉट लगाने जा रहे हैं, ये जो मध्यवर्ती मैदान है बेसिकली इसको उत्तर का महान मैदान भी कहा जाता है, जो उत्तर में शिवालिक और दक्षिण में विंध्य पर्वत के बीच अवस्थित है। ये जो मैदान है तीन नदी के तंत्र पर जाना जाता है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहते हैं। तो वर्तमान समय में सिंधु नदी का जो मैक्सिमम मैदान है ये पाकिस्तान में है, हमारे यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो इस मैदान का जो निर्माण हुआ है वो गंगा और उसकी सहायक, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक और सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट, नदी के अवसाद, नदी के जलोढ़ के निक्षेप से बना हुआ है। तो पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदी का मैदान है, मध्य में गंगा और उसकी सहायक नदी का मैदान है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी का मैदान है। आगे जब आप चलोगे क्लास में तो सिंधु और उसकी सहायक नदी का मैदान भी बटेगा, गंगा और उसकी सहायक नदी का मैदान तीन भागों में बट जाएगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा, और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी बटेगा। तो ये जो ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया है इसको मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, जो उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत या विंध्य के बीच है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, पूर्व में असम के पास इसकी चौड़ाई केवल 80 किलोमीटर है, पश्चिम में पंजाब के मैदानों के पास 500 किलोमीटर से भी अधिक चौड़ी है। ये भारत के पर्सपेक्टिव में, लेकिन यदि पूरा बांग्लादेश, असम से लेके पाकिस्तान तक आ जाएंगे तो इस मैदान की लंबाई जो हो जाती है ना 32 किलोमीटर हो जाती है, यानी कि लगभग 800 किलोमीटर जो सिंधु नदी का मैदान है वो पाकिस्तान में अवस्थित है। तो ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा जो भारत का भौगोलिक प्रदेश है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। जैसे पहले भी आपको बताया कि प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? वह भूखंड जो तीन तरफ से स्थलों से घिरा है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में हालांकि तीन प्रकार के लैंडमास मिलते हैं या उच्चावच, लेकिन दो मुख्य लेते हैं। एक है जिसको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी। क्या है? प्रायद्वीपीय भारत के पहाड़ी। और दूसरा जो है उनको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार, ये दो तरीके के मेन रिलीफ इसमें मिलते हैं। छठे क्लास के दृष्टिकोण से समझिए, उतना दिया भी नहीं है। इसमें एक है पहाड़ी में जिसको हम लोग कहते हैं अरावली की पहाड़ी या अरावली। दूसरा जिसमें है उसको हम लोग कहते हैं पश्चिम घाट। पश्चिम घाट है एक कगार के रूप में। तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट। चौथा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सतपुरा श्रेणी।
और पांचवा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंध्य। ये 5 पहाड़ियां हमें मिलती है प्रायद्वीपीय भारत में। और अगर हम एक छोटे से मानचित्र पर इन पहाड़ियों को लोकेट करके देख लेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत में मौलिक रूप से क्या है, 5 पहाड़ियां हमें मिलती है। और जो 5 पहाड़ियां मिलती है उसको आपको मानचित्र पर ही याद रखना है। जितना मानचित्र बना के आप लिखोगे, लोकेट करोगे, उतने लंबे समय के लिए आपको ये चीजें याद रहेगी। तो यहां पर गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली रिज तक, दिल्ली रिज, ये अरावली रेंज हो जाएगा। ये क्या है, यहां पर अरावली है, ये आपका अरावली हो गया। गुजरात से लेके बिहार तक का ये जो रेंज हो जाएगा, यहां पर इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ विंध्यन पर्वत। ये कौन सा रेंज है, ये विंध्यन पर्वत है, विंध्यन है। विंध्य के दक्षिण में आ जाएंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा सतपुरा श्रेणी है, दिस इज अ सतपुरा। ये कौन सी है, तो ये सतपुरा श्रेणी है। फिर ताप्ती नदी से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ये एक कंटिन्यूअस रेंज के रूप में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहेंगे पश्चिम घाट, कहेंगे पश्चिम घाट कहते हैं, पश्चिम घाट। और नीलगिरी से लेके उड़ीसा में महेंद्रगिरी तक का जो एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। ये क्या है, आपका पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट में कई अंतर है, लेकिन एक जो बेसिक अंतर है दोनों में, ये है कि पश्चिम घाट एक निरंतर पर्वत श्रेणी के रूप में है। इनमें 4 पर्वतीय दर्रे हैं, जिनसे होकर तटीय मैदान और प्रायद्वीप के अंदरूनी भाग में संचार संपर्क है। जैसे आप जानते होंगे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट के रूप में। परंतु पूर्वी घाट जो है एक कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि बंगाल खाड़ी की ओर आने वाली नदी जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, इन नदियों ने अपने मार्ग निर्माण के क्रम में पूर्वी घाट श्रेणी के क्रमबद्धता को भंग कर दिया है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी सीमा जो बनती है वो पश्चिम घाट से, लगभग पूर्वी सीमा जो बनती है वो पूर्वी घाट से, उत्तर पश्चिम में अरावली है, बीच में यहाँ पर 2 पहाड़ियां हैं, उत्तर में विंध्य और सतपुरा। विंध्य और सतपुरा के बीच से एक नदी प्रवाहित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी। ये कौन सी लाइन हमने लिया है, नर्मदा, जो अरब सागर में आ जाती है। और सतपुरा के दक्षिण में एक नदी प्रवाहित होती है, जिसको कहते हैं ताप्ती नदी। तो विंध्य और सतपुरा के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, एक भ्रंश द्रोणी में आ जाती है अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में। और सतपुरा के दक्षिण में एक नदी है जो तापी नदी है, वो आ जाती है अरब सागर में। अब इस प्रायद्वीपीय भारत में क्या है कि कई पठारी हैं, छोटे छोटे पहाड़ी पठारी के रूप में हमें मिलते हैं। इसमें एक है जो प्रायद्वीपीय भारत का एक्सटेंडेड पठार है, वो है मेघालय पठार है। कौन सा है, मेघालय पठार। दूसरा यहाँ पर जो पठार है उसको हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर पठार, कहते हैं छोटा नागपुर पठार। तीसरा यहाँ पर जो है वो है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार है, बुंदेलखंड पठार। फिर एक आपको मिलेगा बघेल खंड पठार, बघेलखंड पठार। फिर आपको एक मिलेगा इसमें मालवा पठार, मालवा का पठार मिलेगा। फिर इसमें एक आपको मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे महाराष्ट्र का पठार, कहेंगे महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। फिर इसमें एक है जिसको हम लोग कहेंगे कर्नाटक का पठार। कर्नाटक पठार के बाद इसमें एक और पठार है जिसको हम लोग कहेंगे आंध्र का पठार। और फिर इसमें एक पठार है जिसको हम लोग कहते हैं दंडकारण्य पठार, कहते हैं दंडकारण्य पठार। इतना डिटेल से दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत में पठार मिलते हैं उसमें कौन कौन है, एक मेघालय पठार है, एक छोटा नागपुर पठार है, एक बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, मालवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र पठार है और दंडकारण्य का पठार है। इस पठार को
यदि आप भारत के मानचित्र पर लोकेट करके देखोगे तो फिर आपको लंबे समय तक याद रहेगा। रटने का प्रयास भूगोल में करना नहीं है, और खासकर मेरे साथ, क्योंकि रटने वाली चीजें है नहीं। भूगोल जैसे पहले भी बताया था कि 60% भूगोल मानचित्र कार्य है, 40% थ्योरी और लिखने वाली इसमें चीजें हैं। तो अगर मानचित्र पर आपकी अच्छी पकड़ है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहां पर जो है ऑल ओवर आपको समझना है, तो ये एक पठार है मालवा का पठार, इधर आ जाएंगे तो बुंदेलखंड का पठार, यहां पर बघेलखंड, यहां पर छोटा नागपुर का पठार है, यहां पर आ जाओगे तो ये जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र पठार है, यहां पर दंडकारण्य हो जाएगा, ये आंध्र पठार है जो आगे दो भागों में बट जाएगा, और यहां पर ये बेसिकली कर्नाटक का पठार है। तो ये जो एरिया हो जाएगा ये कौन सा है, कर्नाटक प्लेट्यू है, कर्नाटक पठार है। ये जो हो जाएगा ये कौन सा पठार है, ये महाराष्ट्र पठार है, महाराष्ट्र पठार। फिर यहां पर आ जाएंगे तो ये कौन सा पठार है, ये आंध्र पठार है जो दो भागों में बटा हुआ है, तेलंगाना पठार और आंध्र पठार। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं दंडकारण्य, ये दंडकारण्य का क्षेत्र है। यहां पर आ जाओगे तो ये जो एरिया हो जाएगा इसको कहते हैं मालवा पठार है। ये जो है ये बुंदेलखंड रीजन है या बुंदेलखंड का पठार है। ये जो है इसको हम लोग कहेंगे बघेलखंड है, बघेलखंड का पठार। ये जो है छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। और प्रायद्वीपीय भारत के बहिर्साई भाग के रूप में यहाँ पर एक पठार जिसको हम लोग कहते हैं मेघालय का पठार। तो बिल्कुल मानचित्र के सहारे आपको समझना है। इसमें मालवा पठार जो है मूल रूप से मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। बुंदेलखंड रीजन का जो विस्तार है वो यूपी और एमपी में है। बघेलखंड का विस्तार भी यूपी एमपी में है। जो मेघालय पठार है वो प्रॉपर मेघालय में है। छोटा नागपुर का पठार वैसे एक राज्य कहेंगे तो झारखंड में है, लेकिन बड़े तौर पर देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल में भी है, बिहार में भी है, उड़ीसा में भी है और झारखंड में। बिहार में जो आप खड़गपुर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी पढ़ते होंगे बीपीएससी के लिए, वो बेसिकली क्या है, छोटा नागपुर पठार का ही भाग है और खनिज संसाधन में संपन्न है भारत का रूर प्रदेश। दंडकारण्य ये कुछ विस्तार छत्तीसगढ़ में, कुछ उड़ीसा में, कुछ उत्तरी आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है वो, ये पूरा जो दंडकारण्य का एरिया है ये नक्सल बेल्ट है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कुछ बीजापुर, जगदलपुर, दांतेवाड़ा, कांकेर डिस्ट्रिक्ट सब, उड़ीसा का कुछ डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट दंडकारण्य का निर्माण करता है। आंध्रा पठार दो राज्यों में हो जाएगा, आंध्र और तेलंगाना में। कर्नाटक पठार कर्नाटक और कुछ केरल का जो उत्तरी कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है उसमें हो जाएगा, और महाराष्ट्र पठार महाराष्ट्र में है। अब इस डायग्राम को जो हमने भारत के प्लेट्यू को आपको दिखाया है, इसको आप इस मानचित्र पर लाके रख दो तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत आपको बनता हुआ दिखाई देता होगा। तो ये था आपको जो उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, जो मध्यवर्ती मैदान है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी, और जो प्रायद्वीपीय भूखंड है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब जो तटीय मैदान है उस समय अभी नहीं चलना है क्योंकि वो दिया नहीं है, आगे के क्लास में आप बहुत डिटेल से जान लेंगे इसके बारे में। तो अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट, कुछ पूछने वाली चीजें हैं तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सभी का? तो आज के क्लास को एंड करूंगा यहां पे। कल का जो क्लास होगा उसके साथ एमसीक्यू होगा। कल का जो क्लास होगा, कल का क्लास ये आपका होगा भारत की जलवायु। कल का जो क्लास होगा भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी।
वनस्पति एवं वन्य प्राणी, ये कल के क्लास का टॉपिक रहेगा। तो चलिए सभी को थैंक्स है, और जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप अपना नोट्स बनाते जाइए। तो आपको कहीं कुछ नहीं करना होगा, आपके नोट्स बनते जाएंगे आपके लिए सब, और जो भी आप जानना चाहते हैं वो धीरे धीरे सब आगे की क्लास में आएगा, ठीक ना। कि जो आपके मन में होगा कि सर ने, हमने अभी छठे क्लास के एनसीईआरटी में आप देखोगे इतना ही नहीं, इंट्रोडक्टरी है, आप खुद समझ सकते हैं छठे क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या बताया जाएगा हिमालय के बारे में। उसको ये नहीं बताया जाएगा ना कि प्लेट के टकराने से बना है, तो इंट्रोडक्टरी है, उसको थोड़ा सा मैंने एक्सपेंस कर दिया कि आप अच्छे तरीके से इसको समझिए, ठीक ना। तो कल ये टॉपिक रहेगा भारत की जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी। कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाइए सर प्लीज, जरूर करा देंगे, सब करा देंगे। आप नोट्स जरूर मेरे साथ पढ़ाते पढ़ाते बनाते जाएंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे, तो दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, आप अपने नोट्स को पलटिएगा और अपना क्लास कीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए थैंक यू है, धन्यवाद है, सभी को धन्यवाद है और गुड नाइट भी है।